मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे मैं आपसे हर एक वीडियो में कहता हूं, हर एक वीडियो में आपसे आग्रह करता हूं, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, 2 शब्द कमेंट के देखें। जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। मेरा वीडियो वास्तविक वीडियो है, योग वास्तविक है जिनको कि मैंने अपने अनुभव में डाला है और मैं उन्हीं योगों से आपका मार्गदर्शन कराता हूं। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं कि हर आदमी को अपना कर्म फल मिलता है। कुछ ऐसे कर्म होते हैं, पूर्वजों के शुभ या अशुभ कर्म भी हमको एज ए पितृ ऋण के रूप में भोगने पड़ते हैं। और कुछ दोस्त तो ऐसे हो जाते हैं कि हमारे कुल में किसी ने भी ऐसा काम किया है तो जिसका प्रभाव 5-5 पीढ़ी तक हो जाता है। जैसे आप सूर्य राहु का योग है, जो ग्रहण योग है, उसको आसानी से मत लो, वह 5 पीढ़ी तक चलता है। और गुरु राहु का चांडाल योग है, उसको भी आसानी से मत लो, वह भी 5 पीढ़ी तक चलता है। तो आखिर क्यों आता है सूर्य राहु का ग्रहण योग और गुरु राहु का चांडाल योग कुंडली में क्यों आता है? आपके कुल में किसी ने, आपने या पहले या और किसी ने किसी व्यक्ति की संपत्ति को अवैध रूप से कब्जा किया और संपत्ति के लिए कोई हत्या भी की गई है, या किसी ऐसा या विधवा स्त्री की संपत्ति पर कब्जा किया। सोच लेते हैं ना, अब ये आदमी या औरत, इसका कोई आगे पीछे है नहीं और हम जबरदस्ती से हम कब्जा कर लेते हैं। 1-1 फुट दीवार भी हम मकान बनाते हैं तब किसी को कब्जा कर नहीं लेते, लेकिन दर्शकों उसका भी फल आपको भोगना पड़ता है। उनके अगर आपने हत्या की है तो वो आदमी 50 के रूप में आपका पीछा करता है, ज्यादा परेशानी हो जाती है। ऐसे कर्म चाहे आपने किए या आपके किसी पूर्वज ने किए, वो वंशज की कुंडली में आते हैं और 5-5 पीढ़ी तक गरीबी रहती है। कुंडली में अच्छे योग भी आते हैं साथ साथ, लेकिन उनका परिणाम 0 हो जाता है। वो अच्छे योग किसी ना किसी तरह से आता है धन, लेकिन जाता हुआ दिखाई देता है। मतलब गरीबी ही उनके नसीब में होती है और रहने के लिए मकान की भी परेशानी आ जाती है। जमीन किसी का अवैध रूप से अपहा लेना, कब्जा कर लेना सबसे बड़ा दोष है दोस्तों, सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि उस आदमी की हाय चली जाती है। हम ध्यान नहीं देते हैं, हम पूरी की पूरी जमीन पर भी कब्जा कर लेते हैं या 1-2 फुट पर भी जमान, 1 इंच का भी आपको दोष लग जाता है। जमीन का ऐसा दोष होता है। इस तरह से 5-5 पीढ़ियों को तबाह कर देता है और हर एक पीढ़ी में समस्याएं आती रहती हैं। तो ऐसे दोष का निवारण समय रहते कर लेना चाहिए। उसका कारण मैंने आपको गुरु राहु का चांडाल योग का भी बता दिया क्या कारण है, और सूर्य राहु का भी ग्रहण योग का भी कारण बता दिया। अब जिसकी कुंडली में वह जिन भावों से संबंधित होता है उन भावों की हानि तो करता ही है, वो इसके अलावा की बात रह गई। जो मैंने आपको मूल रूप से बताया, आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो तो यह योग रहता है। हाँ, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम में, छठे में और सप्तम और द्वादश भाव में अधिक प्रभावी रहता है। वैसे किसी भी उसमें हो तो उस भाव की हानि तो करेगा, अपने कारकत्व की भी हानि करेगा, लेकिन जो मेन मुद्दा था क्यों आया और क्या प्रभाव 5 पीढ़ी तक मिलेगा, वो हमेशा दरिद्र ही रहेगा। मकान भी नहीं उसके पास ठीक से होगा, जिसने किसी की, हमारे पूर्वज ने या हमने पिछले जन्म में किसी का अवैध रूप से लिया, तो ऐसा काम कभी ना करें। दूसरा बात करेंगे, द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश में चला जाता है सामान्य रूप से,
तो उसका क्या फल होता है। क्यों? द्वितीय भाव किसी भी कुंडली का हो, आपकी कुंडली भी हो लो, द्वितीय भाव धन का भाव है और ये खर्च का भाव है। साधारण तौर पर जब द्वितीय भाव द्वादश में चला जाता है तो पूरा कोष खाली हो जाता है, धन रुकता नहीं, चाहे आमदनी कैसी भी होने दो, ग्रह योग कैसा भी होने दो। दूसरा फिर बात करेंगे, दसम भाव का स्वामी पंचम में हो। आपकी कुंडली में अगर दसम भाव का स्वामी पंचम में है तो आपकी संतान ऐसे कार्य करेगी, आपकी कीर्ति को चार चांद लगाएगी, चार चांद लगाएगी, प्रतिष्ठा होगी और आपको माता का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, छत छाया में होगी। आगे बात करते हैं, सप्तम भाव का स्वामी अगर एकादश भाव में हो, सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में हो तो या तो धनी ससुराल मिलती है, ससुराल से धन मिलता है, या पत्नी भी कमाने वाली मिलती है, धन की अच्छी आमदनी होती है। तो इन सब बातों को लेकर के और भी कुछ छोटे मोटे विचार होंगे, उन पर विचार करेंगे। जो प्रतुष उसके हिसाब से मैं कुंडली कर रहा हूं, इन योगों को लेकर के आप भी अपनी कुंडली में देख लीजिए, ऐसे योग आपके में भी हो सकते हैं। ससुराल धनी, अच्छी संतान, श्रेष्ठ वाणी, समाज में सम्मान, आमदनी भी अच्छी, परंतु वंश परंपरागत दोष से परेशानी। वंश परंपरागत दोष कौन सा हुआ? सूर्य के साथ राहु और गुरु के साथ राहु, ग्रहण योग और चंडाल योग। ये योग कहीं ना कहीं जब तक इसका निपटारा नहीं हो जाता 5 पीढ़ी तक रहते हैं। जातक का जन्म 7 जुलाई 2001 कृष्ण पक्ष 2 उत्तराषाढ़ा चरण 4 शनिवार प्रातः 6:35 में हुआ। कहीं हरियाणा में पानी के पास का जन्म है। जन्म के समय पर कर्क लगन हुआ। कर्क लगन 4 डिग्री 27 मिनट है। पंचम भाव में मंगल 22 डिग्री लेकर के है। मंगल कर्क लगन के लिए कारक ग्रह है, क्योंकि दसम का भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी और पंचम में है और बलवान है 22 डिग्री लेकर के। वो ठीक है, लगन के अंश 427 हैं, लगन के अंशों के हिसाब से थोड़ा सा कम प्रभाव मिलेगा। क्यों? लगन कमजोर हो गया। छठे भाव में केतु है 1154 लेकर के विराजमान है और सप्तम भाव में लग्नेश चंद्रमा है 653 लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में सप्तमे अष्टमे शनि 1546 डिग्री लेकर के विराजमान है और शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी अपनी राशि में 7 डिग्री लेकर के विराजमान है। अच्छे ग्रह हैं लगन के हिसाब से, शुक्र और शनि, चंद्रमा ये बलवान है लगन उदय के हिसाब से। द्वादश भाव में सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है 21 डिग्री लेकर के है। राहु भी साथ में है 1154 लेकर के है। गुरु भाग्य भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी 4 डिग्री 47 मिनट लेकर के है और बुध 0032 है। बुध ना के बराबर ही है। द्वादश भाव का स्वामी है, पराक्रम भाव का स्वामी है, ना के बराबर ही है कि 001 डिग्री भी नहीं है। ये ग्रहों की स्थिति रही। अगर हम नवास देखते हैं, सिंह राशि का नवास बनता है और नवास का स्वामी सूर्य उच्च राशि में बनता है और चंद्रमा कहां पर है? मीन राशि में है। यानी जातक का नवासपति गुरु हुआ मीन राशि में और गुरु कहां पर है? द्वादश भाव में चांडाल योग में फंस गया। नवासपति का बहुत ही महत्व है, क्योंकि लगन को जो ऊर्जा मिल रही है, लग्नेश को जो ऊर्जा मिल रही है वो यहां पर नवास से मिल रही है और नवास का स्वामी गुरु है, पीड़ित हो गया। तो यानी राह आसान नहीं रही। उसके साथ साथ पुष्कर नवास में शनि भी है, चंद्रमा भी, शुक्र है। ये बहुत अच्छी है, जातक को जीवन सुधारने में मदद दे रहे हैं। आगे बताऊंगा अब क्या प्रभाव इनका होगा। राहु की महादशा चल रही है 30/11/19 से लेकर के 29/11/37 तक आधा नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में राहु बलवान है, अपने नक्षत्र में है। अब विचार करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, द्वादश भाव में सूर्य राहु का ग्रहण योग और गुरु राहु का चंडाल योग। गुरु आध्यात्मिक है, ज्ञान का कारक है और राहु भ्रमित करने वाला है, ज्ञान को कमजोर कर देता है। सूर्य पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, प्रशासन का कारक है। राहु से पीड़ित है, अपने कारक में कमी आती है।
कुंडली पिता का कारक सूर्य है और कुंडली में नवम भाव भी पिता से संबंधित करता है, तो सूर्य और पिता का पक्ष, पिता का गुरु ये राहु से पीड़ित हो गया तो पिता को अधिक कष्ट होगा। ऐसे जातक को पिता का सुख नसीब में नहीं मिलता। कई पहलू होते हैं, पिता से दूर रहना मतलब पिता से उसको कोई सहायता नहीं मिलती, क्योंकि सूर्य पीड़ित हो गया तो नौ भाव का स्वामी गुरु भी पीड़ित होगा, चंडाल योग हो गए। क्यों आए ये योग, मैंने आपको पहले ही वर्णन बता दिया। धनेश, अब ये क्यों आए, क्या प्रभाव इनका मिलेगा, मैंने आपको बता दिया कि इसका श्राप 5 पीढ़ी तक चलता है और अगर हत्या हुई है तो 50 बन गए तो हर पीढ़ी में गरीबी रहती है, दरिद्रता रहती है और मकान के लाले पड़ जाते हैं। मकान भी ऐसे सिर ढकने वाली जगह वाली बात अलग है, लेकिन सोचे कि अच्छा मकान हो, नहीं हो पाता है। आपकी लगन कुंडली कोई भी हो, अगर द्वितीय भाव का स्वामी यहां पर है, साधारण तौर पर 12वें भाव में है, हमेशा धनहीन बना रहेगा। द्वितीय भाव धन का भाव है, 12वां भाव खर्च का भाव है, हमेशा धनहीन बना रहेगा। साथ ही पैतृक संपत्ति या तो होती नहीं या मिलती नहीं, और मिल भी जाए तो अपने हाथों से समाप्त कर देता है। धन का अभाव भोगना ऐसे जातक के भाग्य में लिखा रहता है। नेत्रों में रोग होते हैं, साथ ही दंड का भी भाव है, राहु आ गया, सूर्य आ गया, गुरु भी आ गया, किसी ना किसी प्रकार का फाइनेंशियल या शारीरिक दंड भी मिलने की संभावना हो जाती है। कदम पर फूंक रख करके चलना चाहिए। कोई भी अशुभ घटना बनती है देश काल परिस्थिति के आधार पर बनती है, अगर आप बच के चलोगे तो नहीं होगी। लेकिन ये योग ऐसा लिखा है कि परेशानी आएगी, दंड भी हो सकता है किसी प्रकार का, आर्थिक या सार्थिक। प्रत्येक कार्य करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, क्यों, यहां सब कुछ खर्च कर देता है, कर्ज लेना पड़ता है। और ग्रह कितने भी अच्छे हो तो परेशानी आती है, परिवार कितना भी अच्छा हो दरिद्रता ही रह जाता है, कमाने आमदनी भी कितनी भी हो फिर भी बोला माइनस में ही चलता रहता है। ये द्वितीय भाव का स्वामी का फल मैंने आपको बता दिया सामान। अब 9 भाव का स्वामी भी अगर द्वादश भाव में है, जैसे 9 भाव का अष्टम भाव का स्वामी गुरु यहां पर है, खर्चा अधिक होगा, कार्य व्यवसाय के चक्कर में रहता है, घर से दूर भी जा सकता है। ऐसा गुरु प्रत्यक्ष ना कष्ट देकर के अप्रत्यक्ष देता है। दर्शकों, राहु केतु को हम हमेशा बताते हैं कष्ट देने वाला है, और गुरु सात्विक ग्रह है, आध्यात्मिक तरफ है, अलौकिक शक्तियों का है, ज्ञान है। लेकिन जब गुरु कष्ट देता है तो राहु केतु को सबको पीछे छोड़ देता है। गुरु के कष्ट आपको दिखाई नहीं देते। अगर गुरु अपनी बीमारी दे देता है तो डॉक्टर चक्कर पड़ जाते, ठीक नहीं होता। गुरु का दिया हुआ कष्ट सहज सी बात नहीं है, अधिक परेशानी आती है। राहु केतु का तो आसानी से हो जाता है, लेकिन गुरु का दिया हुआ कष्ट, क्योंकि गुरु एक बहुत ही शांत स्वभाव का है, धार्मिक पुरुष है, वो कष्ट क्यों दे रहा है कि कर्म पहले ऐसे थे इसलिए कष्ट दे रहा है। इसलिए उसका जो कष्ट जो देना है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में अधिक कष्ट देता है। अब बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा लगने से सप्तम भाव में है। दर्शकों, यहां पर क्या बात है कि सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और यह लगन का भाव है। आपका कोई भी लगन का स्वामी, कोई भी लगन हो सकता है, अगर सप्तम भाव में होगा, अपनी पत्नी के प्रति आसक्त ज्यादा होगा, अपनी पत्नी के प्रति आसक्त ज्यादा होगा। पहले गांव देहात की एक मैं बात बता देता हूं कि चूल्हे पर रोटियां खाना बनता था, सर्दियों का टाइम होता है, घरवाली रोटी बनाएगी तो पति उसके अंदर अग्नि सरकाएगा, उसका पीछा नहीं छोड़ता है, उसके पीछे आसक्त रहता है, पत्नी के प्रति इतना आसक्त रहता है, उसको पत्नी का हुक्म मानना पड़ता है, बिल्कुल मानता है पत्नी के कहे। कई बार वो दुखी भी होता है, लेकिन मजबूर है ग्रहों के दोष के हिसाब से कि वो पत्नी के कहे में कहेगा। विलासी होता है, विलासता की तरफ उसका मन चला जाता है, अब उसको वो पत्नी के बिना रह नहीं सकता। और जैसे ही जवानी के कदम देहली पर रखता है तो सोचता है कि मेरी जल्दी सी शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन अकेला चंद्रमा
चंद्रमा अकेला है, कोई देख भी नहीं रहा है, विवाह में भी परेशानी आएगी, इतनी आसानी से पत्नी नहीं मिलेगी। वो एक अलग बात है कि चंद्रमा पुष्कर नवास में है। पुष्कर नवास मैं हमेशा बताता हूं, यानी पुष्कर नवास बलिष्ठ हो जाता है, बल मिल जाता है और अपने कारत्व के को कारत्व का अच्छा सुख मिलता है और जिसका स्वामी उसका भी अच्छा सुख। चंद्रमा का कारत्व क्या है? माता का कारक है। माता का अच्छा सुख मिलता है, लग्नेश है, प्रसिद्धि अच्छी मिलेगी, सम्मान अच्छा मिलेगा और लगन जाएगा, उसको कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। तो यानी चंद्रमा पुष्कर नवास में और चंद्रमा लग्नेश है और सप्तम भाव में है, तो पत्नी का सुख भी अच्छा मिलेगा, माता का सुख भी अच्छा मिलेगा, क्यों? पुष्कर नवास में है। आगे बात करेंगे मंगल की। कर्क लगन के लिए मंगल दसम भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है और यहां पर पंचम भाव में था। विद्या बुद्धि संतान को अच्छा सुख मिलता है, मान सम्मान लाभ की प्राप्ति होती है। डिग्रियां थोड़ा सा ज्यादा डिफर कर रही हैं। लगन उदय 4 अंश का है या 18 का है, थोड़ी सी कमी रहेगी, लेकिन अगर आपका दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में है, बलवान स्थिति में है, तो दर्शकों आपकी संतान ऐसे कार्य करेगी, आपकी कीर्ति जो है, वो कहते हैं जब तक चांद सितारे रहेंगे आपकी कीर्ति ऊपर रहेगी, आपके माता पिता के सम्मान को बढ़ाने वाली संतान मिलेगी, ऐसी कोई लाभ की प्राप्ति होगी। दिमाग से बुद्धि से परिश्रम करता है और एकादश भाव को देखता है, लाभ कमाता है, लाभ मिलता है, खर्चा अधिक होता है, अच्छे कर्म करने वाला होता है, सत्कर्म करने वाला होता है और माता का पूरा सुख मिलता है, संतान द्वारा ख्याति भी मिलती है। बात करें अभी शुक्र की। शुक्र दर्शकों चतुर्थ भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव माता भूमि मकान का है। आमदनी अच्छी है, आमदनी अच्छी है। अब आमदनी अच्छी की वजह से उसकी श्रेष्ठ वाणी होती है, श्रेष्ठ बोलचाल होती है, क्योंकि एकादश भाव समाज से जोड़ता है, वो समाज से मिलनसार बंदा है। अच्छा धन का सुख है, मिलनसार है, चतुर्थ है, समझदार है, जीवन लंबे समय तक उसको मां का सुख मिलता है। जहां पर थोड़ी सी दिक्कत आती है मकान में, क्योंकि वो जमीन जो उसने ली है, तो इसलिए अपने स्थान से अष्टम स्थान में चला गया। माता का तो अच्छा सुख मिलेगा एकादश भाव में, लेकिन मकान के सुख में परेशानी वाली बात आ जाती है। शनि की बात करें तो दर्शकों शनि सप्तम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी है और शनि मित्र राशि में एकादश भाव में है। शनि सप्तमे से या तो ससुराल धनी होगी, धनी का मतलब जो बच्चे का लेवल है उससे अच्छी स्थिति की होगी, या पत्नी भी कमाने वाली होगी, आमदनी अच्छी होगी, स्त्री का रोजगार होगा, ससुराल होगी, चतुर होगा, परिश्रम द्वारा पालन करेगा यहां पर। और शनि भी पुष्कर नवास में है। अब शनि पुष्कर नवास में आने का प्रभाव मैं बता दूं, शनि के कारत्व हैं वैराग्य की तरफ ले जाना, धीरे से काम देना, तो उसको दे करके धीरे धीरे देकर को वैराग्य की तरफ भी लेकर जाएगा। तृष्णा का कारक है। सप्तम और अष्टमेश भी है, अपनी राशियों को नहीं छोड़ेगा, बलिष्ठ देगा, लंबी आयु होगी और उसको जीवन साथी का अच्छा सुख मिलेगा, धनी ससुराल होगी। और साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, घरवाले भी बोलेंगे कि ये लड़का तो घरवाली के काबू में ही आ गया, ऐसी भी बात हो सकती है, होते हैं, मजाक के बोला भी जाता है। लेकिन चंद्रमा अकेला है भाई, स्पर्श लगानी पड़ेगी, रिश्तेदारों को भी परेशानी आएगी। तो ये ग्रहों की स्थिति रही। मैंने आपको 3 जगह उसका नवास में ही बता दिया। दाम्पत्य सुख अच्छा है, अच्छी आमदनी है, लेकिन वंश परंपरागत से जितनी आमद हुई यहां से निकल जा रही है, कुछ नहीं बचेगा, एक नया पैसा नहीं बचेगा। आमदनी की कोई कमी नहीं, हस्बैंड वाइफ दोनों भी कमा लेंगे, फिर भी यहां से जो दोष आ गया है, ये पूर्व पितृदोष आ गया है, वही का वही रह जाएगा। ऐसे दोष काम करा लेते हैं, लेकिन देखने को तो समाज ये कहेगा कि इसके पास तो इतनी आमदनी है, लेकिन बाद में देखेगा तो एसबीआई बैंक खाली है, क्योंकि एसबीआई बैंक का स्वामी था, खर्चे में चला गया। कोई ना कोई खर्चा ऐसे आता रहेगा। ऐसे दोष का
निवारण करना चाहिए। ये बहुत बड़ा पितृदोष है जो 5 पीढ़ी तक चलता है। कितना भी कमा लो, दरिद्रता रहेगी घर में, उसमें परेशानियां आएंगी, बरकत नहीं होगी। आगे संतान भी अच्छी, जैसे मैंने बता दिया, कीर्ति का फैलाएगी, लेकिन फिर भी सम्मानित होते हुए भी 0/0 रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये दोष है, ये दोष उसको नहीं छोड़ेगा। तो इस कुंडली में मैंने एक नौजवान पुरुष की, जो 2001 का है, 24 साल की आयु है, ये समस्याएं हैं, चतुर है, चालाक है, श्रेष्ठ वाणी है, पैसे कमाने वाला है, लेकिन 0/0 सब कुछ यहां पर चला गया। उपाय करना चाहिए। राहु, सूर्य और राहु का ग्रहण योग का उपाय करें, चांडाल योग का उपाय करें, सूर्य को नियमित जल से अर्घ दें। और ये शापित योग, शापित कुंडली है, जो आपने अशुभ कर्म किया है, आपने किया या आपके किसी पूर्वज ने किया, उसका प्रायश्चित करके, पितृ दोष निवारण करके तभी कुछ राह आसान हो सकती है, नहीं तो 5 पीढ़ी तक तो रहेगा ही रहेगा। कर्म भोग हर आदमी ने भोगा है। अगर आपको ये समझते हो कि वीडियो अच्छा है आपके मार्गदर्शन के लिए, तो भाई आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाले भी आपको वीडियो मिल सके। फिर आग्रह करूंगा, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।